नमस्कार। आज के इस एक्सप्लेनर में हम भारत के स्वतंत्रता संग्राम के एक ऐसे पन्ने को पलटेंगे जो सिर्फ बहादुरी की ही कहानी नहीं है, बल्कि एक बेहद अचूक और गहरी राजनीतिक रणनीति की बात करता है। हम बात कर रहे हैं भगत सिंह और HSRA यानी हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की उस शानदार रणनीतिक बुद्धिमत्ता की जिसे अक्सर लोग सिर्फ एक एक्शन समझ लेते हैं। तो चलिए सीधा मुद्दे पर आते हैं। बहरों को सुनाने के लिए ये सिर्फ एक छोटा सा वाक्य नहीं था, ये एक ऐसा मोटिव था, विद्रोह का एक ऐसा चौंकाने वाला कदम जिसने उस वक्त पूरे ब्रिटिश साम्राज्य की नींव हिला दी थी। मतलब ये कोई मामूली बयान नहीं था, बल्कि एक बहुत ही लंबी और दूरदर्शी योजना का हिस्सा था। अब जरा इस सीन की कल्पना कीजिए। तारीख है 8 अप्रैल 1929। दिल्ली की सेंट्रल असेंबली अंदर पब्लिक सेफ्टी बिल और ट्रेड डिस्प्यूट्स बिल जैसे दमनकारी कानूनों पर गर्मागर्म चर्चा चल रही है। और तभी अचानक एक जोरदार धमाका होता है। पूरा हॉल धुएं से भर जाता है। लेकिन यहां एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है। यह धमाका किसी की जान लेने के लिए था ही नहीं। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने जानबूझकर कम ताकत वाले बम खाली जगह देकर फेंके थे और साथ ही हवा में पर्चे उछाले और नारे लगाए, इंकलाब जिंदाबाद। तो अब यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प सवाल हमारे दिमाग में आता है। कोई भी क्रांतिकारी ऐसे बम क्यों फेंकेगा जिसका मकसद किसी को मारना ना हो? और उससे भी बड़ी बात, भागने का पूरा मौका था उनके पास, फिर भी अपनी मर्जी से पुलिस के सामने सरेंडर क्यों कर दिया? ये बात उस आम धारणा को बिल्कुल पलट देती है ना कि क्रांतिकारी सिर्फ हथियारों पर भरोसा करते हैं। असल में इसके पीछे एक बहुत ही गहरी राजनीतिक सोच छिपी थी। तो इस धमाके और आत्मसमर्पण की जो असली वजह है ना, उसे समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। हमें उस संगठन को गहराई से समझना होगा जिसने इस पूरी घटना की रूपरेखा तैयार की थी। और ये संगठन था HSRA यानी हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। पहले इसे सिर्फ हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन कहते थे, लेकिन 1928 में भगत सिंह के प्रभाव में आकर और रूसी क्रांति से प्रेरणा लेकर इसमें सोशलिस्ट यानी समाजवादी शब्द जोड़ा गया। ये कोई छोटा मोटा बदलाव नहीं था। इनका मकसद अब सिर्फ अंग्रेजों को भगाना नहीं रह गया था, बल्कि इनका लक्ष्य था देश की जनता को जगाना और एक ऐसा समाज बनाना जहां किसी भी इंसान का शोषण न हो। चलिए देखते हैं कि ये सब बिल्डअप कैसे हुआ। 1922 में जब असहयोग आंदोलन को अचानक रोक दिया गया तो देश में एक तरह की राजनीतिक शून्यता आ गई थी। इसी खालीपन को भरने के लिए 1924 में ओरिजिनल HRA बना। लेकिन हालात तब और बिगड़ गए जब नवंबर 1928 में साइमन कमीशन के शांतिपूर्ण विरोध के दौरान पुलिस ने इतना क्रूर लाठीचार्ज किया कि लाला लाजपत राय जी का निधन हो गया। इसी अन्याय का बदला लेने के लिए दिसंबर 1928 में भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु ने JP सैंडर्स की हत्या कर दी। हालांकि यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि उनका असली निशाना पुलिस सुपरिटेंडेंट जेम्स A. स्कॉट था, लेकिन गलत पहचान की वजह से सैंडर्स मारा गया। अब सैंडर्स की हत्या के बाद ये सभी क्रांतिकारी अंडरग्राउंड हो गए थे, लेकिन वो जिंदगी भर छिपकर नहीं रहना चाहते थे। उन्होंने ब्रिटिश अदालत को सिर्फ सजा की जगह की तरह नहीं देखा, बल्कि उनके लिए ये अदालतें अपनी समाजवादी विचारधारा को पूरे देश तक पहुंचाने का एक बहुत ही शानदार और पावरफुल मंच थीं। और यहीं से अदालत एक वैचारिक युद्ध क्षेत्र बन गई। ये जो 3 कदम उठाए गए, ये कोई जल्दबाजी में लिया गया या भावुक फैसला बिल्कुल नहीं था। ये भगत सिंह और BK दत्त की एक बहुत ही सोची समझी मास्टर स्ट्रैटेजी थी। उन्होंने अपनी मर्जी से गिरफ्तारी दी, और तो और भगत सिंह ने तो अपनी वो ऑटोमेटिक पिस्तौल भी पुलिस को सौंप दी जिससे सैंडर्स की हत्या हुई थी। जाहिर है उन्हें अच्छी तरह पता था कि ये पिस्तौल उनके खिलाफ सबसे बड़ा सबूत बनेगी, लेकिन उनका असल मकसद ही यही था, एक ऐसा हाई प्रोफाइल मुकदमा शुरू करवाना जिसे पूरे देश की प्रेस कवर करे, ताकि उनके जो क्रांतिकारी विचार हैं वो हर एक हिंदुस्तानी तक पहुंच सकें। अब जब क्रांतिकारियों ने अदालत में अपने बयानों से जनता का ध्यान अपनी तरफ खींचना शुरू कर दिया तो ब्रिटिश सरकार सच में बुरी तरह घबरा गई। उन्हें लगा कि ये तो आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा है। इसलिए लॉर्ड इरविन ने सामान्य कानूनी प्रक्रिया को पूरी तरह साइडलाइन कर दिया और एक विशेष ट्रिब्यूनल बना दिया। और ये ट्रिब्यूनल कैसा था? इसमें ना तो कोई आम मजिस्ट्रेट था और ना ही क्रांतिकारियों को इसके फैसले के खिलाफ कोई अपील करने का अधिकार दिया गया। एक तरह से देखा जाए तो ये पूरी तरह एक दिखावा था। अदालत के इस नाटक के साथ साथ लाहौर की बोर्स्टल और मियांवाली जेलों की उन भयानक और अंधेरी दीवारों के पीछे इन क्रांतिकारियों ने लड़ाई का एक बिल्कुल नया मोर्चा खोल दिया था। 116 ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये इतिहास का एक बेहद महत्वपूर्ण और सच कहूं तो एक बहुत ही दर्दनाक आंकड़ा है।
भगत सिंह ने जेल में राजनीतिक कैदियों के अधिकारों के लिए पूरे 116 दिन तक भूख हड़ताल की थी। 116 दिन! इस दौरान उनका वजन 133 पाउंड से गिरकर सिर्फ 119 पाउंड रह गया था। आपको बता दूं, उन्होंने एक आयरिश क्रांतिकारी के 97 दिनों की भूख हड़ताल का पिछला वर्ल्ड रिकॉर्ड भी तोड़ दिया था। तो यहाँ समझने वाली जो सबसे क्रूशियल बात है वो ये है कि ये इतना भयानक शारीरिक कष्ट सहना, ये भी उनकी उस प्रभावी रणनीति का ही एक हिस्सा था। अंग्रेज़ों ने उन्हें जबरन खाना खिलाने की बहुत कोशिश की, उन्हें बेंच से बुरी तरह पीटा गया, लेकिन वो लोग बिल्कुल नहीं टूटे। सुखदेव और बाकी साथी भी इस विशाल हड़ताल का हिस्सा बने और इसका असर ये हुआ कि इस भूख हड़ताल ने पूरे देश की सहानुभूति उनकी ओर खींच ली और ब्रिटिश सरकार की जो क्रूरता थी वो भारतीय जनता के सामने पूरी तरह से बेनकाब हो गई। इतनी अमानवीय यातनाएं सहने के बाद भी उनका दिमाग, उनका बौद्धिक स्तर लगातार काम कर रहा था। जेल की उन छोटी छोटी कोठरियों में उनके विचारों की गहराई क्या थी, इसे समझने के लिए हमें भगत सिंह की 404 पन्नों की उस मशहूर जेल डायरी के अंदर झांकना होगा। एक तरफ ब्रिटिश सरकार उन्हें लगातार सिर्फ हिंसक चरमपंथी साबित करने में जी जान से जुटी थी, लेकिन जरा इन विचारकों के नामों पर गौर कीजिए। कार्ल मार्क्स, रविंद्रनाथ टैगोर, विलियम वर्ड्सवर्थ, चार्ल्स डिकेंस, जीन जैक्स रूसो और उमर खयाम, ये वो महान लेखक हैं जिन्हें भगत सिंह जेल में पढ़ रहे थे और बाकायदा उनके नोट्स बना रहे थे। ये चीज़ एक ऐसे इंसान की सोच को दिखाती है जो समाजवाद, अर्थशास्त्र, साहित्य और दर्शन को बहुत गहराई से समझ रहा था। क्या ये कोई आम हिंसक इंसान कर सकता है? बिल्कुल नहीं। उसी डायरी की एक लाइन देखिए, प्रेमी, पागल और कवि एक ही तरह से बने होते हैं। ये बहुत ही गहरी बात है। सोचिए, मौत के इतने करीब खड़ा एक नौजवान जिसकी उम्र 24 साल भी नहीं है, वो इतनी काव्यात्मक और इतनी इंसानी बात लिख रहा है। ये साफ दिखाता है कि उनके अंदर देश के लिए कितना निस्वार्थ प्रेम और जज्बा था। और ये बात बड़ी ही खूबसूरती से दिखाती है कि भगत सिंह और उनके साथी इस सच्चाई को बहुत पहले ही स्वीकार कर चुके थे कि उनकी फांसी तो तय है, लेकिन उन्हें यह भी पता था कि अंग्रेज उन्हें फांसी देकर उनके शरीर को तो खत्म कर सकते हैं, लेकिन उनके जो समाजवादी और साम्राज्यवाद विरोधी विचार हैं उन्हें कोई भी नहीं मार सकता। उनका बलिदान उन विचारों को हमेशा हमेशा के लिए अमर करने वाला था। और फिर आखिरकार इस कहानी का वो दुखद लेकिन ऐतिहासिक क्लाइमैक्स आ गया। HSRA के इन युवा नेताओं ने अपने देश और अपनी विचारधारा के लिए जो सबसे बड़ा बलिदान होता है उसे देने का समय स्वीकार कर लिया था। उस वक्त पूरे देश में उनकी फांसी रोकने के लिए आवाजें उठ रही थीं। गांधी जी और लॉर्ड इरविन के बीच जो समझौता हुआ था उसमें भी राजनीतिक कैदियों की रिहाई की बात उठी थी, लेकिन अंग्रेजों ने हिंसक गतिविधियों का बहाना देकर इन तीनों को रिहा करने से साफ मना कर दिया। और फिर तय समय से कुछ घंटे पहले ही 23 मार्च 1931 की शाम को जेल के सारे नियमों को तोड़ते हुए भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को लाहौर जेल में बड़ी ही गोपनीयता के साथ फांसी दे दी गई। अब यहाँ जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये है कि उनकी ये जो रणनीतिक और वैचारिक बुद्धिमत्ता थी उसने दशकों बाद पॉप कल्चर को भी गहराई से प्रभावित किया। 2002 में आई फिल्म द लेजेंड ऑफ भगत सिंह को ही ले लीजिए। राजकुमार संतोषी के डायरेक्शन और अजय देवगन के शानदार अभिनय वाली इस फिल्म में सिर्फ उनकी बंदूक या हिंसा पर फोकस नहीं था, बल्कि इस बात पर जोर था कि उनका वैचारिक संघर्ष क्या था। और इस बेहतरीन और ऐतिहासिक चित्रण के लिए इस फिल्म ने 2 नेशनल अवार्ड्स भी अपने नाम किए। तो आज के इस एक्सप्लेनर के अंत में मैं आप सभी को एक गहरे सवाल के साथ छोड़े जा रहा हूं। इतिहास असल में किसे याद रखता है, असेंबली में फेंके गए उस बम को या फिर उस बम के पीछे छिपे उन महान विचारों को? इन युवा क्रांतिकारियों ने दुनिया को दिखा दिया था कि एक मजबूत विचार किसी भी साम्राज्य के हथियारों से कहीं कहीं ज्यादा ताकतवर होता है। इस शक्तिशाली और यादगार सोच के साथ आज की ये चर्चा हम यहीं खत्म करते हैं।